हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन और मैं हूं आनंद। आज हम एक बार फिर से कल के वीडियो को पूर्ण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने कल जो देखा था उससे आगे आज देखेंगे। कल हमने दरअसल, अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात शुरू की थी। कल हमारा प्रयास ये था कि एक रफ रूप से किंतु बेसिक रूप से हम मॉनेटरी पॉलिसी को समझें और उसके टूल्स को जानें कि कैसे अर्थव्यवस्था में आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें दरअसल इन चीज़ों से आ रही है। आरबीआई ने दरें कम की हैं, आरबीआई ने दरें बढ़ाई हैं, पैसा बढ़ा है घटा है, ऐसी बहुत सारी खबरें हम रोज़ देखते हैं। तो एक आम छात्र के रूप में भी, एक आम नागरिक के रूप में भी ये जिज्ञासा होती है कि अल्टीमेटली ऐसा कैसे होता है। उस जिज्ञासा को कवर करने के लिए हमारा ये प्रयास है कि एक पिक्चर आपको दिखाई जाए कि अल्टीमेटली कैसे मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है और कैसे रेपो या रिवर्स रेपो या अन्य तकनीकों के माध्यम से पैसे की सप्लाई बढ़ती है घटती है। इस क्रम में हमने कल कुछ बातें देखी। हमने देखा कि दरअसल मनी से बनता है मॉनेटरी या मुद्रा से बनता है मौद्रिक। हमने ये कोशिश की कि हम आपको बता पाएँ कि दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, क्यों है, कैसे होती है, या राजकोषीय नीति से इसका संबंध क्या है। हमने कल रेपो रेट को देखा कि रेपो रेट में दरअसल आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लोन देती है। रिवर्स रेपो रेट को देखा कि रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंकों से पैसा सोखने का प्रयास करती है ताकि बाजार में पैसे की सप्लाई कम हो, क्योंकि ऐसा होने पर वो तरलता घटाकर महंगाई को भी रोकना चाहती है। तो दरअसल जो पूरी कहानी है, आरबीआई कुछ भी करती है तो उसका उद्देश्य ये है कि मनी की सप्लाई पर्याप्त हो, ना कि बहुत ज़्यादा हो, ना कि बहुत कम हो। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, पैसा हाथों में बहुत ज़्यादा है, तो इससे डिमांड होगा, और डिमांड बहुत ज़्यादा होगा तो इससे महंगाई बढ़ती है। यदि पैसे ही नहीं है, इसकी विपरीत कंडीशन है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो उस केस में फिर डिमांड घटेगी, जो अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा संकुचित कर देगी, सिकोड़ देगी या कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। तो दोनों विपरीत परिस्थितियों को बैलेंस करने के लिए एक राइट मनी सप्लाई का अमाउंट होना ज़रूरी है, और इसी दिशा में हमने कल की चर्चा को किया था। आज आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक्स डिस्कस करने को हैं वो हैं कि आरबीआई के पास और क्या तरीके हैं जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है या लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। उसमें अगला हमारा जो पड़ाव है वो है कैश रिजर्व रेशो, CRR, नगद आरक्षित अनुपात। हम सारे डिस्कशंस को पिक्चर से ही देख सकते हैं। अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे और पिक्चर देखेंगे तो जो पूरी छवि है, जो पूरा कंसेप्ट है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि काफ़ी किताबों में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, या आपने कहीं पर और भी पढ़ा होगा। बट इस पिक्चर के माध्यम से वी विल हैव अ ब्रॉड व्यू कि अल्टीमेटली होता क्या है। तो बेसिकली क्या है नगद आरक्षित अनुपात। अगर आप शब्द को देखें तो आरबीआई दरअसल जितना राशि की जमा बैंकों के पास रहता है, उसके एक अनुपात में नगद आरबीआई अपने पास मंगवा लेता है। या ऐसे कह सकते हैं कि बैंकों पर यह दायित्व है, ये कंपलसरी है कि जितनी जमा की राशि उनके पास आती है उसका एक हिस्सा उनको अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नगद रूप में रखना होता है। इसे बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। उदाहरण के लिए, यदि बैंकों के पास जमा राशि 100 करोड़ आती है और CRR की दर मान लेते हैं 4% है, इसका मतलब यह होगा कि बैंकों को अनिवार्य रूप से 4 करोड़ इस राशि में से निकालकर आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से डिपॉजिट करना पड़ेगा कैश फॉर्म में, और वो अपनी बाकी की बैंकिंग एक्टिविटीज दरअसल बची हुई राशि से करेंगे, जो कितना है 96 करोड़। तो ये है कैश रिजर्व रेशो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों और इसके अलग अलग आयाम क्या हैं। आरबीआई ने जो पैसा अपने पास रखवाया है, यह बहुत बार
बैंक को अपने वॉल्ट में भी वो पैसा रखना होता है या आरबीआई के करंट अकाउंट में वो पैसा रखा जाता है। जो पैसा आरबीआई ने इस बैंकों से लिया है उस पर बैंक या आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता। इट मीन्स नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई टू द बैंक्स फॉर द मनी डिपॉजिटेड बाय द बैंक्स। इसका मतलब यह हुआ कि बैंकों के लिए शुद्ध एक प्रकार का नुकसान है कि जनता से जो पैसा लेते हैं वो उस पर तो उनको ब्याज देना पड़ेगा 100 करोड़ पर, किंतु उनकी कमाई केवल होगी 96 करोड़ पर, क्योंकि 4 करोड़ रुपए उनको आरबीआई के पास रखने होते हैं। अभी हाल ही की बात है, इस कोविड महामारी से निपटने के लिए आरबीआई ने एक और कदम उठाया है तरलता बढ़ाने का। वो है कि सीआरआर की दर को 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। एट प्रेजेंट सीआरआर कितना है? 3%। 1% सीआरआर कम किया गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि अब बैंकों को दरअसल केवल 3 करोड़ रुपए ही आरबीआई के पास रखने होंगे और वो पब्लिक को 97 करोड़ तक का लोन दे पाएंगे या 97 करोड़ का बिजनेस वो कर पाएंगे या निवेश कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पहले की अपेक्षा, पहले मतलब जब वो 96 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे, अभी वो 97 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। इसका मतलब 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बैंक के पास बचे हैं, जिससे वो मार्केट में अतिरिक्त लिक्विडिटी को क्रिएट कर सकता है। सीआरआर अगर घटाते हैं तो बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा बचता है, जिससे वो बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आगे लोन दे सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। इस महामारी के दौरान आरबीआई ने जो मेजर्स लिए उनमें एक मेजर ये था कि सीआरआर को भी 1% कम किया। हमने कल देखा कि आरबीआई ने रेपो दर को कम किया, रिवर्स रेपो दर को कम किया। इन दोनों के माध्यम से हमने कल समझा था कि बाजार में तरलता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। जो तीसरा प्रयास किया गया वो है सीआरआर, और 4% से घटाकर जब सीआरआर को 3% किया गया तो मार्केट में 1,37,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आरबीआई ने रिलीज किए। मतलब इतना पैसा 1% सीआरआर के घटने से बाजार में 1,37,000 करोड़ ऑफ द मनी इज नाउ मोर फ्री, जो बैंक आगे लोन दे सकते हैं और तरलता को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से सीआरआर का घटना भी क्या है? एक प्रकार की विस्तारवादी मौद्रिक नीति है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। इज दैट क्लियर? और अच्छी बात यह भी है इससे कि बैंकों को अब केवल 3% रखना पड़ेगा तो वो अधिक पैसे से मुनाफा कमा सकते हैं। एज अ रिजल्ट उनके जो लॉसेस हैं उनको भी घटाया जा सकता है। सीआरआर पे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम फुल फ्लेज एक लेक्चर में करेंगे। जैसा मैंने कहा कि अभी हम बेसिकली हमारे आसपास जो मुद्दे हो रहे हैं कोविड महामारी के दौरान, उसको समझने के लिए हमने इस टॉपिक को लिया है। तो अभी के लिए सीआरआर का मतलब है कि बैंक अपने पास आई जमा राशि का कुछ प्रतिशत नगद रूप में आरबीआई के पास जमा रखते हैं, जिस पर उनको ब्याज नहीं मिलता। आरबीआई ने उस दर को घटाया है, जिससे बाजार में 1,37,000 करोड़ का एक्स्ट्रा तरलता बाजार में का प्रवेश हुआ है, जिससे डिमांड को बढ़ाने में सहायता मिलती है। अब हम अगले कंसेप्ट को देखते हैं जिसका नाम है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर कहते हैं इसको। ये एक और टूल है बाय द आरबीआई टू रेगुलेट मनी सप्लाई एंड टू हैव सम अदर फंक्शंस एज वेल। आइए देखते हैं कि व्हाट इज एसएलआर। वैधानिक तरलता अनुपात, फिर से इसमें तरलता की बात आती है। तरलता हमने देखा कल ही, जिस आसानी से पैसा बहेगा उसको तरलता कहते हैं। बेसिकली हम यहां देख रहे हैं कि इसका संबंध फिस्कल पॉलिसी से कैसे है। सरकार बोरो करती है वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए। अब सरकारों का घाटा, मान लिया राजकोषीय घाटा है 7,16,000 करोड़ का। ये पैसा कहां से आएगा? दरअसल ये पैसा
सरकार बैंकों से, बाजारों से लोन लेगी। और बैंकों से लोन कैसे लेगी? बैंकों को कुछ पैसा एसएलआर में रखना होगा। इसका मतलब बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को परचेज करना पड़ेगा और जिसके माध्यम से सरकारें भी अपना घाटा पूरा कर पाएंगी। तो दरअसल अगर हम संक्षिप्त करें इसको, तो एसएलआर में क्या देखा हमने? एसएलआर के अंदर देखा हमने कि बैंकों को अपने जमा राशि में से कुछ हिस्सा अनिवार्य रूप से वहां रखना होगा जो पदार्थ तरल हों। इससे दो फायदे होंगे, अर्थव्यवस्था में तरलता बनी रहेगी और सरकारों की आवश्यकता समय समय पर पूरी होती रहेगी। राजकोषीय घाटा अगर होगा उसको भी पूरा किया जा सकता है और इसलिए पिछले कुछ महीनों से एसएलआर को भी कम किया गया है ताकि बैंक फ्री होकर पैसा दे सकें। सरकार की प्रतिभूतियों में यदि उनको बांध दिया जाएगा तो बैंक पब्लिक को लोन कम देंगे या कम दे पाएंगे। तो एसएलआर कभी 23-24% था जो आज लगभग 18.5% है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों को सरकार को लोन देने की जिम्मेदारी से थोड़ा बहुत मुक्त किया गया है ताकि बैंक खुलकर आराम से लोन पब्लिक को दे सकें। हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है या उससे पहले अगर हम देखें एक समरी, तो हम कलेक्टिव समझते हैं सीआरआर एसएलआर को। बैंकों में जमा हुआ 1000 रुपीज, मान लेते हैं सीआरआर, हालांकि वो 3% है, एक अलग डेटा लिया हमने कि सीआरआर 6% है और एसएलआर 20% है। तो उससे क्या होगा? 6% ऑफ 1000 कितना होता है? 60 रुपीज और 20% ऑफ 1000 कितना होता है? 200 रुपीज। तो टोटल 200 प्लस 60 रुपीज जितनी राशि ये बैंकों को अलग रखनी पड़ेगी इन दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए, और जो धनराशि बचेगी उसको बैंक आगे लोन या बिजनेस में लगा सकते हैं। यह है सीआरआर और एसएलआर की बातें। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये कंसेप्ट अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि अभी आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट को शुरू किया। ऑपरेशन ट्विस्ट को शुरू किया। अब इसमें क्या होगा वो देखते हैं। दरअसल ओपन मार्केट मतलब खुले बाजार, इनका संबंध बेसिकली व्यापारिक बैंकों से है और संस्थागत निवेशकों से है जो आरबीआई से लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई का अपना ई सेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई कुबेर। ये आरबीआई का अपना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर निवेशक बैंक आरबीआई से लेन देन कर सकते हैं। अब समझिए कि बाजार में तरलता ज्यादा है या कम है, उसको कम ज्यादा करने के लिए आरबीआई के पास क्या ऑप्शन है। हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लीजिए मैं आरबीआई हूं और आप बैंक्स हैं। आपके पास काफी सारा धन है जिसका मुझे डर है कि यदि वो पैसा बाजार में जाएगा, तरलता बढ़ाएगा, मांग बढ़ाएगा और महंगाई बढ़ेगी, और मैं चाहता हूं कि इस समय महंगाई और ना बढ़े और आप वो पैसा मुझे दे दें या मेरे पास जमा कर दें। तो मैंने ऑप्शन दिया आप बैंकों को कि मेरे पास कुछ सरकारी बॉन्ड्स हैं जिन पे अच्छा ब्याज मिलेगा, तो ऐसा करें आप मुझसे वो बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। यदि बैंक को ऐसा लगेगा कि बॉन्ड में अच्छा मुनाफा है, लेस रिस्क है और तरलता है, तो बैंक बाजार में पैसा नहीं देकर मुझे पैसा देकर मुझसे बॉन्ड परचेज करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने ओपन बाजार में सरकारी बॉन्ड को बेचा है, प्रतिभूतियों को बेचा है। इससे क्या हुआ? इससे आप बैंकों के पास जो पैसे थे वो बाजार में जाने से बच गए, तरलता घटी, मांग घटी, महंगाई भी सीमित हो जाती है। इसके विपरीत यदि मुझे लगता है कि आप बैंकों के पास धन की कुछ कमी है, पैसा कुछ कम है जो मुझे बढ़ाना चाहिए, और धन कम इसलिए है कि आपने कुछ बॉन्ड्स में, प्रतिभूतियों में निवेश कर रखा है जिस कारण से आपके पैसे फंसे हुए हैं, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि जो बॉन्ड आपके पास है वो आप मुझे बेच दो और मैं आपको कुछ पैसे उसके बदले में दे देता हूं। तो यदि बैंकों के पास जो प्रतिभूतियां हैं जहां पैसे फंसे हुए हैं, अगर वो मैं परचेज कर लूं और बैंकों को पैसे दे दूं, तो आप बैंकों के पास पैसे बढ़ेंगे,
तरलता बढ़ेगी, जिसको आगे आप पब्लिक में निवेश या लोन दे पाएंगे। इन दोनों परिस्थितियों में क्या देखा हमने, यहां हमने कि या तो आरबीआई बैंकों से बॉन्ड लेती है या मतलब परचेज करती है या उनको सेल करती है। तो खुले बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रक्रिया से क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया से यदि आरबीआई व्यापारिक बैंकों से बॉन्ड लेती है, उनको धन देती है, तो बैंकों के पास क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे, जिसके कारण वो पैसा पब्लिक को आगे देंगे, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। इसके विपरीत मान लेते हैं कि यहां पर पैसा पहले से हाई है, बैंकों के पास तरलता बहुत हाई है, जिसको आरबीआई को कम करना है, तो उसने क्या किया, इनसे कहा कि आप हमसे बॉन्ड परचेज करें और हमें उसके बदले धन दें। तो बैंक ने बॉन्ड परचेज किया किससे, आरबीआई से। तो बैंक के पैसे कहां चले गए, विद आरबीआई। पब्लिक के पास पैसे घटेंगे, इसका मतलब क्या होगा, मनी सप्लाई घटेगी और पब्लिक के पास धन कम जाएगा। इसका मतलब मार्केट में इंडिविजुअल्स के पास, कंपनीज के पास धन की तरलता, मनी की तरलता कितनी होगी कितनी नहीं होगी, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन से पूरा किया जा सकता है। अब वर्तमान में इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसकी जरा बात करते हैं। यदि आरबीआई ने बैंकों से बॉन्ड परचेज किया और बैंकों को धन दिया, इसका मतलब यह होगा कि बैंकों के पास धन बढ़ेगा, और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमत घट जाती है। अगर बैंकों के पास धन ज्यादा होगा तो मार्केट में ब्याज दरें क्या होंगी, घटेंगी, और जब ब्याज दरें घटेंगी तो जो लोन है उसका उत्थान होगा, उसका वितरण ज्यादा होगा, पब्लिक सस्ता लोन लेना चाहेगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। वर्तमान में हुआ क्या है, आरबीआई ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए इस प्रकार के माध्यम से मार्केट में पंप किए हैं। मतलब इतने पैसे के बॉन्ड उन्होंने बैंकों से परचेज किए हैं और इतना पैसा बैंकों को एक्स्ट्रा दिया है, जिससे बाजार में तरलता बढ़ी है और बढ़ाने का प्रयास किया गया भी है ताकि डिमांड हो सके, और डिमांड होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी को इस महामारी से बाहर निकालने में सहायता मिलेगी। ऑपरेशन ट्विस्ट हमने अभी सुना, इसका मतलब क्या है। दरअसल आरबीआई ने एक तरीका अपनाया जो पहले भी अमेरिका में अपनाया जाता रहा है। वो ये है कि आरबीआई ने एक साथ बैंकों से बॉन्ड परचेज भी किया और बॉन्ड सेल भी किया। तो इसमें नई बात क्या है, नई बात यह है कि जिस बॉन्ड को परचेज किया और जिन बॉन्ड को सेल किया, उनकी मैच्योरिटी, उनकी फलन अवधि अलग अलग है। उदाहरण के लिए, बैंकों के पास जो लंबे समय के बॉन्ड थे उनको आरबीआई ने परचेज कर लिया और शॉर्ट टर्म के बॉन्ड उनको बेच दिए। इससे क्या होगा, अगर बैंकों ने शॉर्ट टर्म के बॉन्ड परचेज किए, इसका मतलब यह होगा कि वो बॉन्ड जल्दी मैच्योर होंगे और बैंकों को जल्दी पैसे मिलेंगे, जिससे तरलता बढ़ेगी। और दूसरी ओर अगर बैंक लंबे समय के बॉन्ड परचेज करेगा तो जिस जगह बैंकों का पैसा अटका हुआ था वो पैसा अब अटकेगा नहीं, क्योंकि बॉन्ड आरबीआई ने परचेज कर लिए और बैंकों को उनका पैसा मिल गया। तो जो लंबी अवधि के बॉन्ड हैं, प्रतिभूतियां हैं, उनको आरबीआई परचेज कर लेगा ताकि बैंकों को पैसा मिल जाए, और अल्प अवधि के बॉन्ड उनको बेच देगा ताकि उस बॉन्ड की मैच्योरिटी जल्दी आ जाएगी, और जल्दी मैच्योरिटी आने से बैंकों को भी धनराशि जल्दी मिल जाएगी। तो यह है ऑपरेशन ट्विस्ट, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का एक नवाचार वाला रूप है। अब हमारे पास जो अंतिम दो कंसेप्ट्स हैं वो है एमएसएफ और बैंक रेट। दरअसल एमएसएफ का पूरा नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। क्या है एमएसएफ? दरअसल इस वर्ड को देखिए आप, मार्जिनल, इसका मतलब है सीमांत, इसका मतलब है स्थायी, इसका मतलब है सुविधा। हमने रेपो की बात की कल के वीडियो में। क्या है रेपो? रेपो में व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर आरबीआई से लोन लेते हैं, राइट।
हमने आज बात की एसएलआर की, कि एसएलआर में बैंकों को कुछ निश्चित अमाउंट में प्रतिभूतियों को मैनेज करना पड़ता है। मान लिया कि आज वर्तमान में एसएलआर 20% है। इसका मतलब 20 रुपए अगर बैंकों के पास जमा 100 रुपए का है तो बैंकों को 20 रुपए अनिवार्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में रखना पड़ेगा और उससे कम वो कर सकते नहीं है। अब मान लीजिए बैंकों को आज लोन चाहिए, अब लोन चाहिए रेपो में, तो बैंक के पास ऑप्शन क्या होता था कि वो प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर लोन ले ले, बट गिरवी तब रख पाएंगे जब उनके पास 20% से एक्स्ट्रा प्रतिभूतियां होंगी। यदि बैंकों ने अपने निवेश में 22% सरकारी प्रतिभूतियां रखी हैं तो वो 20% एसएलआर को छोड़कर बचे 2% की प्रतिभूतियों को ले सकते हैं। बट यदि उनकी प्रतिभूतियां ही एसएलआर में 20% हैं तो उनके पास कोई स्कोप नहीं है और अधिक बोरोइंग करने का। वैसी स्थिति में यदि बैंकों को एक रात के लिए लोन चाहिए तो बैंकों को ऑप्शन दिया गया कि वो एसएलआर के अंतर्गत जो प्रतिभूतियां रखी हैं उनकी अवज में भी आरबीआई से लोन ले सकता है। किंतु यहां पर बैंक ने क्या किया, यहां बैंकों ने एसएलआर की शर्तों को तोड़ दिया है, एसएलआर की न्यूनतम लिमिट को ब्रीच कर दिया है और इसीलिए आरबीआई कहता है कि यदि आपको ऐसा करना पड़ेगा तो आपसे अधिक ब्याज वसूला जाएगा। अगर आप गंभीरता से देखें, एमएसएफ कुछ नहीं है बल्कि एक प्रकार का रेपो रेट है। रेपो रेट में क्या था, बैंक अपने पास रखी प्रतिभूतियों के अवज में आरबीआई से लोन लेता है। यहां भी बैंक अपने पास रखी प्रतिभूतियों के अवज में ही लोन लेता है आरबीआई से, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। बट वो प्रतिभूतियां कहां से निकाल रहा है, वो निकाल रहा है अपने एसएलआर की न्यूनतम शर्तों में से। इसका मतलब ये समझिए कि आपने कुछ पैसा बिल्कुल बचा के रखा था बुरे वक्त के लिए, जो आप कभी टच नहीं करते, किंतु आज दिन ऐसा आ गया कि आपको उसमें से भी पैसा निकालना पड़े, तो ये थोड़ा सा दुख भरा काम होता है, रिस्की काम होता है। तो चूंकि बैंक ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आरबीआई उनको आमतौर पर परमिट नहीं करता, फिर भी यदि बैंकों की नीड बहुत गंभीर है तो बैंक एसएलआर की शर्त में रखे हुए प्रतिभूतियों की अवज में लोन ले सकते हैं, किंतु ब्याज दर अधिक देना पड़ेगा। आज वर्तमान में रेपो दर 4% है, जबकि एमएसएफ के अंदर जो ब्याज दर है वो 4.25% है और इसीलिए एमएसएफ की दरों को दंडात्मक दर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली बैंकों को कुछ दंड मिलता है क्योंकि उन्होंने प्रतिभूतियों की सीमा को तोड़ा है, ब्रीच किया है। फिर भी केस टू केस बेसिस पर आवश्यकता के अनुसार ये लोन उनको दिया जाता है। और लास्ट हमारे पास है बैंक रेट, बैंक दर। दरअसल आरबीआई से व्यापारिक बैंक लंबे समय के लिए बिना किसी प्रतिभूति के भी लोन ले सकते हैं और जिस दर पर वो लोन लेते हैं उसे कहते हैं बैंक रेट। बैंक दर वर्तमान में 4.25% है। आमतौर पर इस दर का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि आजकल बैंकों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने धन की राशि को इकट्ठा करने के लिए। फिर भी यदि उनको आरबीआई से लंबे समय का लोन चाहिए तो वो बैंक रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बार लास्ट में हम सभी कंसेप्ट्स को एक साथ समझते हैं ताकि क्लैरिटी हमारी अच्छी हो जाए। रेपो दर में आरबीआई से बैंक लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। रिवर्स रेपो में बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं और उनको ब्याज मिल जाता है। सीआरआर में बैंकों को अपनी जमा पूंजी, जमा राशि का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना होता है जिस पर ब्याज नहीं मिलता। एसएलआर में बैंकों को उसी जमा राशि का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से तरलता वाले ऑप्शन में लगाना होता है ताकि तरलता बनी रहे और सरकार की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। एमएसएफ एक प्रकार का विशेष रेपो दर है जहां पर बैंक एसएलआर के अंतर्गत प्रतिभूतियों के अवज में भी आरबीआई से लोन ले सकते हैं और उसके लिए उनको अधिक दर देना पड़ता है, अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। ओएमओ में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सरकार के बिहाफ पर, आरबीआई
बाजारों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदती भी है और बेचती भी है। तो खुले बाजार में बैंकों से, संस्थाओं से आरबीआई की प्रतिभूतियों का जो खरीद विक्रय है उसे हमने कहा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और बैंक रेट हमने देखा कि व्यापारिक बैंक आरबीआई से लंबे समय के लिए लोन ले सकते हैं, उसकी दर होगी बैंक रेट वाली। एलएएफ को हम बैंकिंग के हमारे नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार से देखेंगे। हालांकि एलएएफ कुछ नहीं है बल्कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है कि तरलता को आरबीआई कैसे एडजस्ट करती है। तो मुख्य रूप से एलएएफ के अंदर रेपो और रिवर्स रेपो का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके माध्यम से तरलता को संचालित किया जाता है। तो यह था हमारा वीडियो जिसमें हमने करंट के हिसाब से देखा कि वर्तमान में आरबीआई ने किन किन तरीकों से क्या उपाय किए हैं और किस प्रकार से तरलता को बना के रखने का प्रयास किया है। एक डिटेल्ड वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग की और भी सारी बातें होंगी, जिसमें हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, अलग अलग आरबीआई के कानूनों की, और इसको और विस्तार से समझेंगे क्योंकि उस केस में हम देखेंगे एग्जैक्टली कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और किस प्रकार से उत्तर देंगे। तो यह था हमारा डिस्कशन ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि हम वर्तमान की चीज़ों को, करंट को बेहतर से समझ पाएं। थैंक यू।